प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के परराष्ट्र संबंधी विचार या अंतरराज्य संबंधी विचार, जिसे कि आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन IR कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। देखो बेटा, वास्तव में जब हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो ये बात उभर कर हमारे सामने आती है कि शुक्र से पहले मनु ने भी, कौटिल्य ने भी परराष्ट्र संबंध या अंतर्राज्य संबंध पर अपने विचार दिए हैं। लेकिन यदि पश्चिम की बात की जाए, पश्चिमी विचारकों की बात की जाए, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर इतना व्यापक रूप में नहीं लिखा जितना कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने लिखा है। जैसा कि मनु ने अपनी मनुस्मृति में व्यापक रूप में लिखा है, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में व्यापक रूप में परराष्ट्र संबंध के ऊपर चर्चा की है, और शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत विस्तृत रूप में चर्चा की है। और मैं ये भी कहूँगा कि इन विचारकों ने परराष्ट्र संबंध अर्थात आधुनिक समय में उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, इसके बारे में जो सिद्धांत दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो सिद्धांत दिए हैं, आधुनिक समय में भी उनकी सार्थकता है। और पूरी दुनिया में किसी भी देश के अंतर्गत किसी भी विचारक के द्वारा इतने व्यापक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों का या परराष्ट्र संबंध के सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। तो हमें ये अभिमान है, ये हमारे अभिमान का कारण है कि हमारे प्राचीन भारतीय विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों का आज भी प्रयोग किया जाता है। तो ये बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट होगी। अब दूसरी बात ये आती है बेटा कि वास्तव में जो शुक्र हैं, शुक्र ने प्राचीन भारतीय आचार्यों की तरह ही, प्राचीन भारतीय विचारकों की तरह ही एक राज्य के राजा के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंध स्थापित करते समय, अपनी विदेश नीति तय करते समय, परराष्ट्र संबंध तय करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाए, किन किन नीतियों का पालन किया जाए, किन किन उपायों का पालन किया जाए, किन किन मंत्रों का पालन किया जाए, इसके बारे में शुक्र ने भी मनु और कौटिल्य की तरह परराष्ट्र संबंधों को दो पक्षों के आधार पर समझाया है, दो भागों में विभाजित कर कर स्पष्ट किया है। अब वो दो भाग कौन से हैं जिसके आधार पर शुक्र ने परराष्ट्र संबंध या अंतर्राष्ट्र संबंध अंतर्राज्य संबंध को स्पष्ट किया है, वो दो पक्ष कौन से हैं नोट करेंगे। पहला है सैद्धांतिक पक्ष, जैसा कि ये वर्गीकरण कौटिल्य ने भी किया है और मनु ने भी किया है। यस, पहला है सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष है, इसको हम नीतिगत पक्ष भी कह सकते हैं, और व्यवहारिक पक्ष को संस्थागत पक्ष भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि शुक्र ने अपनी रचना, बेटा समझना है आपको, नोट्स तो मैंने आपके लिए तैयार कर ही दिए हैं, ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे इनको। शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत परराष्ट्र संबंध या अंतर्राष्ट्र संबंध या आधुनिक शब्दावली में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझाते हुए इसे दो भागों में विभाजित कर दिया, दो पक्षों में विभाजित कर दिया, जिसके आधार पर राजा के द्वारा अपनी विदेश नीति तय की जाती है, राजा के द्वारा या एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे राज्यों के राजाओं के साथ अपने जो है संबंध स्थापित किए जाते हैं।
तो इन संबंधों को स्थापित करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाए, किन किन उपायों का, नीतियों का पालन किया जाए, इन सबको इन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहला है सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष को नीतिगत पक्ष भी कहा जा सकता है और व्यवहारिक पक्ष को संस्थागत पक्ष भी कहा जा सकता है। आप बेटा ध्यान दें, सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत शुक्र ने मनु और कौटिल्य की तरह ही तीन बातें बताई हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है यहाँ। जैसे मनु और कौटिल्य ने तो सैद्धांतिक पक्ष में तीन बातें क्या बताई हैं, राज्यमंडल का सिद्धांत, नीति के चार उपाय। नीति के चार उपाय का मतलब जैसे साम, दाम, भेद और दंड, क्रम यही होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, साम, दाम, भेद और दंड। नीति के चार उपाय बताए हैं, मनु ने बताए हैं, कौटिल्य ने बताए हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो बात आती है वो है षड्गुण मंत्र, जैसे कि 60 गुण नीति भी कहते हैं। इसमें 6 नीतियाँ होती हैं, जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्वा और संश्रय। अब बेटा मनु ने भी और कौटिल्य ने भी सैद्धांतिक पक्ष में तीन बातें बताई हैं, राज्यमंडल, नीति के चार उपाय और 60 गुण नीति या 6 गुण नीति। अब शुक्र की बात समझनी है हमें, तो अब शुक्र ने भी अपने सैद्धांतिक पक्ष में तीन ही बात बताई है, लेकिन जो पहली बात बताई है मनु और कौटिल्य ने राज्यमंडल, यहाँ पर शुक्र ने राज्यमंडल का सिद्धांत नहीं दिया है। यहाँ इन्होंने केवल राज्यों का वर्गीकरण किया है। पहली बात में सैद्धांतिक पक्ष की पहली बात क्या है, राज्यों का वर्गीकरण। दूसरा नीति के चार उपाय, साम, दाम, भेद, दंड, ये मनु ने बताए, कौटिल्य ने बताए, शुक्र ने बताए यथावत। ठीक है, और तीसरा है 60 गुण नीति या 6 गुण नीति, ये मनु ने भी बताया, कौटिल्य ने बताया, शुक्र ने बताया। 6 गुण नीति में 6 नीति या 6 मंत्र आते हैं, जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्वा और संश्रय। तो ये बात शुक्र ने भी बताई है। अब अंतर क्या आ गया, अंतर ये आ गया कि सैद्धांतिक पक्ष में मनु और कौटिल्य ने जो है पहले जो बात बताई वो राज्यमंडल का सिद्धांत बताया, तो मनु और कौटिल्य राज्यमंडल का सिद्धांत दिया है, लेकिन शुक्र ने सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि केवल राज्यों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया शुक्र का जो है मनु और कौटिल्य से। लेकिन दूसरी जो बात है, नीति के चार उपाय मनु ने बताए हैं, कौटिल्य ने बताए, शुक्र ने बताए हैं, साम, दाम, भेद, दंड। और तीसरा जो सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत बिंदु बनता है वो बनता है 60 गुण नीति या 6 गुण नीति। इसके अंतर्गत संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्वा और संश्रय या आश्रय। तो ये जो 6 नीतियाँ हैं ये मनु ने बताई, कौटिल्य ने बताई, शुक्र ने बताई हैं, तो ये समानता होगी। तो सैद्धांतिक पक्ष में तीन बातें हो गई यहाँ पर, किसके अनुसार, शुक्र के अनुसार। दूसरा पक्ष क्या है बेटा, व्यवहारिक पक्ष, जिसे संस्थागत पक्ष भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शुक्र ने जो है 4 बातें बताई हैं, दूत व्यवस्था, जिसे आज हम राजदूत बोलते हैं, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सेना और युद्ध। व्यवहारिक पक्ष में, संस्थागत पक्ष में 4 बातें बताई इन्होंने, किसने, शुक्र ने। कहाँ, अपनी रचना शुक्र नीति सार में। क्या क्या, गुप्तचर व्यवस्था, दूत व्यवस्था, सेना और युद्ध, इन चारों के बारे में भी जो है शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत व्यापक रूप में लिखा है। तो कहने का हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि शुक्र ने भी परराष्ट्र संबंध के ऊपर व्यापक रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसे कि आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR, इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है। क्या, इंटरनेशनल रिलेशन, IR, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं जो नोट्स आपके लिए तैयार किए इनको क्रमबद्ध रूप में एक एक को ले रहा हूँ और आपको जो है ये समझाता रहूँगा, इनकी व्याख्या करता रहूँगा। बाकी जो समझाने की मूल बात थी वो मैंने अच्छे समझा दी है। इसके आधार पर आप इसको विद डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे डायग्राम, जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे कि शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों को स्पष्ट करते हुए इसे 2 पक्षों में विभाजित कर दिया, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में 3 बातें आ जाएंगी, पहला राज्यों का वर्गीकरण, दूसरा नीति के 4 उपाय, तीसरा 60 गुण नीति या षड्गुण मंत्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और व्यवहारिक पक्ष में 4 बातें आएंगी, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सेना और युद्ध। तो 2 पक्ष हो गए, दोनों पक्षों में, पहले पक्ष में 3 बातें होगी, दूसरे पक्ष में 4 बातें होंगी। तो 4 और 3 7 बातें होगी। इन 7 बातों के आधार पर आप शुक्र के परराष्ट्र या अंतर्राज्य संबंध को अच्छे से समझा सकते हैं। अब हम शुरू करें, ध्यान दें बेटा। देखा, यहाँ मैंने अच्छे से नोट कर दिया है कि शुक्र ने प्राचीन भारतीय आचार्यों की परंपरा के अंतर्गत ही, प्राचीन भारतीय आचार्य की परंपरा, जैसे मनु ने इससे पहले लिख दिया था, मनुस्मृति में, कौटिल्य ने भी अपनी रचना शास्त्र में परराष्ट्र संबंध के बारे में लिख दिया था। तो उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए शुक्र ने भी जो है परराष्ट्र संबंधों के बारे में अपने विचार दिए हैं। परराष्ट्र संबंधों अर्थात अपने राज्य एवं अन्य राज्यों के आपसी संबंध। अब देखो, यहाँ मान लो आपसे कोई पूछ ले परराष्ट्र संबंध का मतलब क्या होता है, परराष्ट्र संबंधों का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे अपने राज्य एवं अन्य राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में
में जो विस्तृत विवेचन किया जाता है उसको इसके अंतर्गत लिया जाता है। उन्होंने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पहलुओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, व्यापक रूप में लिखा है। दो पक्ष कौन से हो गए, मैंने आपको पहले बता दिया था, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। मनु ने भी सैद्धांतिक पक्ष व्यवहारिक पक्ष बताया, कौटिल्य ने भी सैद्धांतिक पक्ष व्यवहारिक पक्ष बताया, शुक्र ने भी सैद्धांतिक पक्ष व्यवहारिक पक्ष बताया। सैद्धांतिक पक्ष को आप जो है नीतिगत पक्ष भी कह सकते हैं, व्यवहारिक पक्ष को जो है आप संस्थागत पक्ष भी कह सकते हैं। तो पहले लेंगे हम परराष्ट्र संबंधों का सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में मैंने आपको बताया 3 बातें आएंगी। शुक्र के अनुसार कौन कौन सा आएगा, पहला आएगा राज्यों का वर्गीकरण, है ना, राज्यों का वर्गीकरण। अब मनु और कौटिल्य की बात करेंगे तो यहाँ राज्यों के वर्गीकरण के स्थान पर राज्य मंडल आ जाएगा। मनु और कौटिल्य का मैंने अपलोड भी कर दिया है, तो वहाँ आएगा राज्यों के वर्गीकरण के स्थान पर राज्य मंडल। ठीक है, राज्य मंडल जैसे मंडल मतलब जो है जो घेरा होता है, वृत्त होता है, उसको कहते हैं। तो राज्य मंडल मतलब राज्यों का समूह। तो मनु और कौटिल्य ने राज्य मंडल के अंतर्गत 12 राज्यों का उल्लेख किया है, जिसके सेंटर में केंद्र में विजिगीषु राजा होता है। विजिगीषु राजा का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। तो इसका उल्लेख जो शुक्र ने नहीं किया है, इन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया है बस। तो पहला बिंदु लिखेंगे राज्यों का वर्गीकरण। तो कौटिल्य आदि आचार्यों ने परराष्ट्र संबंध के प्रसंग में मंडल सिद्धांत को स्वीकार है। मैंने आपको पहले बता दिया, मंडल सिद्धांत को मनु ने ही बताया है, कौटिल्य ने बताया, लेकिन शुक्र ने नहीं बताया है। इस सिद्धांत के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, किंतु शुक्र ने जो है मंडल सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया है। ध्यान रखना है, शुक्र ने इसका उल्लेख नहीं किया है, किसका, राज्यमंडल सिद्धांत का। अब राज्यमंडल सिद्धांत को व्यापक रूप में समझना चाहते हैं तो आप जो है कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध संबंधी जो सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया उसको देखेंगे। और इसके अभाव में इन्होंने 4 राज्यों के अस्तित्व को स्वीकारा है, जैसे स्वयं विजिगीषु राजा का राज्य। विजिगीषु राजा का राज्य का मतलब क्या होता है बेटा, विजिगीषु राजा मतलब विजय की इच्छा रखने वाला राजा। मित्र राज्य, शत्रु राज्य और उदासीन राज्य, इन्होंने जो है इसका उल्लेख किया है। और शुक्र ने मंडल सिद्धांत की तरह ही राज्यों के इस वर्गीकरण का आधार उनकी भौगोलिक स्थिति को बताया है। और उनका मत है कि अपने राज्य अर्थात विजिगीषु राजा का राज्य से लगे हुए सभी राज्य शत्रु राज्य होते हैं और उसके बाद स्थित सभी राज्य मित्र राज्य होते हैं। इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिएगा विजिगीषु राजा है, ये इसकी सीमा से जो लगा हुआ है वो शत्रु होगा। फॉर एग्जांपल भारत है, भारत की सीमा से लगा हुआ कौन है, पाकिस्तान है और चीन है, तो ये हमारे क्या हो गए, शत्रु हो गई। अब पाकिस्तान और चीन से जो अगले वाले राज्य हैं जिसकी सीमा चीन से लगी हुई है, पाकिस्तान से लगी हुई है, लेकिन हमसे लगी हुई नहीं है, वो हमारे शत्रु नहीं होंगे बल्कि चीन के शत्रु होंगे और पाकिस्तान के शत्रु होंगे। तो इस तरीके से क्रम इन्होंने भी बताया है। बाकी इसके अंतर्गत सारी बातें मैंने अच्छे से नोट कर दी हैं, आप इन सबको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ अंत में एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो एक विचारक हैं सोमदेव सूरी, सोमदेव सूरी का मत है कि केवल भौगोलिक निकटतम दूरी के कारण शत्रुता मित्रता नहीं होती है, बल्कि उद्देश्य अर्थात राजहित मुख्य होता है, जिसके परिणामस्वरूप मित्र अथवा शत्रु बनते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है। आधुनिक समय में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रीय हितों का अध्ययन करते हैं कि भाई भले कोई भी देश क्यों ना हो, उसकी विदेश नीति जब तय की जाती है तो विदेश नीति का जो मूल लक्ष्य उद्देश्य होता है वो राष्ट्र हित ही होता है। तो सोमदेव सूरी इसी की तरफ चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी सच्चाई है। तो इसको आप पूरे को व्यापक रूप में जो मैंने बताया इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या होगा इसका, राज्यों का वर्गीकरण। दूसरा है नीति के 4 उपाय। अब इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है नीति के उपाय और षड्गुण मंत्र, मतलब यहाँ आप इसको अलग अलग बिंदु बना सकते हैं। पहला राज्यों का वर्गीकरण होगा, दूसरे में लिख लेंगे आप नीति के उपाय, मतलब नीति के 4 उपाय, और तीसरा बिंदु बना लेंगे यहाँ षड्गुण मंत्र। ऐसे भी लिख सकते हैं, षड्गुण मंत्र तीसरा बिंदु बना लेंगे। तो नीति के 4 उपाय, इन्होंने नीति के 4 उपाय कौन से बताए हैं, मनु ने, कौटिल्य ने भी 4 बताए हैं, शुक्र ने भी 4 बताए। कौन कौन से हैं, साम दाम, मतलब जो है एक राज्य का राजा दूसरे राज्य के राजा को समझात करके अपना काम निकाल लेता है तो उसको बोलते हैं साम। दाम का मतलब क्या होता है, रिश्वत दे करके, धन दे करके अपनी बात मना लेना। भेद का मतलब क्या होता है, मतलब राजा राज परिवार में मंत्रिमंडल के अंतर्गत आपस में जो है मतभेद पैदा कर देना, उसको भेद बोलते हैं। और अंतिम होता है युद्ध, साम दाम, यस, साम दाम भेद और दंड, दंड के अंतर्गत युद्ध का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 उपाय होते हैं, मनु ने बताए, कौटिल्य ने बताया, शुक्र ने बताया। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, जैसे अभी यहाँ नाम है ना सोमदेव सूरी का, सोमदेव सूरी एक ऐसे विचार है कि जिन्होंने ये कहा है कि नीति के केवल 4 ही उपाय नहीं होते हैं, 4 उपाय तो होते ही हैं, मनु कौटिल्य शुक्र ने भी 4 उपाय बताए, साम दाम भेद और दंड। लेकिन सोमदेव सूरी ने 3 और बताए हैं, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल। नोट करेंगे, सोमदेव सूरी ने नीति के 7 उपाय बताए हैं, साम दाम भेद दंड, 4 तो ये हो ही गई। मनु ने भी 4 बताए,
कौटिल्य ने 4 बताए, शुक्र ने 4 बताए, लेकिन सोमदेव सूर्य ने 3 और बताए, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल। माया जैसे अपन रामायण और महाभारत का सीरियल देखते हो, इसके अंतर्गत आता है कोई भी जो पिशाच राक्षस होता है तो हम बोल देते हैं कि ये बड़ा मायावी है। माया मीन्स मतलब कभी दृश्य होता है कभी अदृश्य होता है। माया और उपेक्षा का मतलब नजरअंदाज कर देना, दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं देना। माया, उपेक्षा और इंद्रजाल। इंद्रजाल का मतलब होता है टोना टोटका जादू। जादू भी 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद जादू और काला जादू। काले जादू में दूसरे का हित किया जाता है, सफ़ेद जादू के अंतर्गत दूसरे का हित किया जाता है। ठीक है, अब इसकी ज़्यादा हम गहराई में ना जा करके केवल मैंने संकेत दे दिया है। अब ध्यान दें, यहाँ शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के सैद्धांतिक पक्ष को नीति के उपायों षड्गुण मंत्र के रूप में भी जो है स्पष्ट किया है, और शुक्र नीति सार का संपूर्ण विवरण यथार्थवादी नैतिक मूल्यों पर आधारित है। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राजहित एवं शक्ति के तत्व को पर्याप्त महत्व दिया है, और उनका निष्कर्ष है कि प्रत्येक राज्य अपने राजहित को ही साध्य मानता है। राज्यहित, जिसे आज हम राष्ट्रहित बोलते हैं, राष्ट्रहित बोलते हैं, उसको साध्य माना है। और जब विजिगीषु राजा मतलब विजय की इच्छा रखने वाला राजा अन्य राज्यों या राजाओं के संदर्भ में अपनी शक्ति के अनुसार नीति के उपायों एवं षड्गुण मंत्र के साधनों का कुशलतम प्रयोग करता है तो उसे सफलता मिलती है। नीति के 4 उपाय का मतलब साम, दाम, भेद और दंड का सफलतापूर्वक प्रयोग करे, और षड्गुण मंत्र में संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वंद्वभाव और संश्रय या आश्रय, इनका भी जो है कुशलता के साथ उपयोग करेगा तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहले लेंगे हम जो है नीति के 4 उपाय। तो नीति के 4 उपाय क्या क्या हो गए? नीति के 4 उपाय हो गए साम, दाम, दान भी बोलते इसको, भेद और दंड। ठीक है, अब शुक्र के अनुसार मित्र अथवा शत्रु राजा के प्रति साम नीति का प्रयोग किया जाता है। जब मित्र राजा को वाणी द्वारा विश्वास दिलाया जाता है कि वह हमारा अभिनय माननीय मित्र है तो यह मित्र राजा के प्रति साम नीति कहलाती है। ठीक है, और इससे पुरानी मित्रता और अधिक मजबूत होती है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में शुक्र ने शत्रु राजा की प्रजा के प्रति भी साम नीति का उल्लेख किया है। जब शत्रु राजा अपनी ही प्रजा को कष्ट देने वाला हो तो उसके असंतुष्ट प्रजा के प्रति साम नीति अपनाना उचित होता है। ठीक है, अब शुक्र ने मित्र एवं शत्रु दोनों के प्रति दान नीति का उल्लेख किया है। मतलब मित्र राजा से कहना कि मेरी सभी वस्तुएं और यहाँ तक कि मेरा जीवन भी तुम्हारा है, मित्र राजा के प्रति ये दान नीति होगी। ठीक है, धन आदि दे करके उसके अपने पक्ष में कर लेना। और इसके बाद में जो है शुक्र ने मित्र के प्रति भेद नीति को सामान्यतः अनुचित माना है, किंतु कुछ स्थितियों में इसके प्रयोग को उचित माना है। और मित्र से स्वयं अपने गुण कहना, अन्य मित्र की प्रशंसा करना मित्र के प्रति भेद नीति कहलाती है। और शत्रु राजा के प्रति 3 प्रकार से भेद नीति का प्रयोग किया जा सकता है। शत्रु राजा को उसके सहायक एवं साधनों की दृष्टि से कमज़ोर कर देना, शत्रु राजा के विरुद्ध किसी अन्य शक्तिशाली राजा की शरण या आश्रय ले लेना, और शत्रु से हीन बल वाले राजाओं का साथ देकर उन्हें शत्रु से अधिक शक्तिशाली बना देना। ठीक है, भेद। इसके बाद में जो है शुक्र ने शत्रु राजा के प्रति दंड नीति के भी प्रयोग की बात की है, और शुक्र ने मित्र एवं शत्रु दोनों प्रकार के राजाओं के प्रति दंड नीति का उल्लेख किया। मित्र राजा को चेतावनीपूर्ण ढंग से कह देना दंड नीति है, यदि तुम इस प्रकार कार्य करोगे तो मैं तुम्हारा मित्र नहीं रहूँगा, एक चुनौती है। और दंड नीति का अनेक प्रकार हैं, जैसे शत्रु राजा को दस्युओं से पीड़ित कराना, धन धान्य को नष्ट करना, उनके दोषों को प्रकट करना, उम्र बल तथा उम्र नीति द्वारा उसे भयभीत करना, और युद्ध होने पर उसे कष्ट देना, ये जो है दंड नीति के अंतर्गत आते हैं। तो जो ये बात बताई है शुक्र ने, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। शुक्र ने मित्र राजाओं के प्रति भी भेद एवं दंड नीति के प्रयोग की जो बात का निर्देश दिया है उसे सामान्यतः अनैतिक के मूल्यहीन कहा जा सकता है। बाकी ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद में जो अगली बात आती है वो ये है कि शुक्र का मत है कि राजा को पर्याप्त सोच विचार कर ही इन चारों नीति उपायों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि साध्य में परिवर्तन होने पर इन नीतियों के प्रयोग में ही परिवर्तन आ जाता है। तो इन नीतियों का जो प्रयोग है, जैसे शत्रु राजा के प्रति पहले क्रम से साम, दाम या दान एवं भेद की नीतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और इनके असफल होने पर अंत में दंड नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में शुक्र ने नीति के 4 मूल उपायों के साथ ही उनके अनुपूरक उपाय के रूप में युक्ति नामक उपाय का भी उल्लेख किया है। युक्ति 2 प्रकार की हो सकती है, सत्य रूपा और छल रूपा। नोट करेंगे, सत्य रूपा और छल रूपा। ठीक है, सत्य रूपा युक्ति को ही अपनाया जाना चाहिए। छली अर्थात अविश्वसनीय राजा के प्रति छल रूपा युक्ति ही अपनानी चाहिए, इसको आप नोट करेंगे।
ठीक है। और शुक्र ने छल करने के साधनों के रूप में मंत्र, औषध, वेशभूषा, वाणी चातुर्य आदि की गणना की है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गए नीति के 4 उपाय। अब है देखो बेटा, सैद्धांतिक पक्ष में या नीतिगत पक्ष में पहली बात तो क्या होगी, राज्यों का वर्गीकरण। आप इसी तरीके से बिंदु बनाएंगे। पहला हो गया राज्यों का वर्गीकरण, दूसरा होगा नीति के 4 उपाय, तीसरा ले लेते हैं हम षड्गुण मंत्र, ठीक है। यहाँ हमने जो है एक बिंदु में दोनों बातें ले ली हैं, लेकिन आप जो है सैद्धांतिक पक्ष में 3 बिंदु बना लेंगे। पहला राज्यों का वर्गीकरण, दूसरा नीति के 4 उपाय, तीसरा होगा षड्गुण मंत्र। षड्गुण मंत्र का मतलब जिसे कि 60 गुण नीति बोलते हैं। इसके अंतर्गत 6 नीतियाँ या मंत्र होते हैं, जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वादिभाव मतलब दोहरी नीति, और छठा है संश्रय या आश्रय। इनको एक एक करके हम समझाते हैं, ध्यान दें। शुक्र ने प्राचीन भारतीय परंपरा के अंतर्गत षड्गुण मंत्र अर्थात 6 गुण वाली विशिष्ट धारणा, नोट करेंगे, 6 गुण वाली विशिष्ट धारणा को प्रस्तुत किया है। और शुक्र का विवरण कौटिल्य की भांति विस्तृत नहीं है, किंतु कौटिल्य से प्रभावित भी नहीं है। और अन्य आचार्यों की तरह ही शुक्र ने षड्गुण मंत्र के अंतर्गत संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय या संश्रय तथा द्वैधिभाव नामक 6 सिद्धांतों या धारणाओं की गणना की है। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें एक एक की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम संधि। शुक्र ने संधि को ऐसा कार्य माना है जिसके द्वारा शक्तिशाली शत्रु से होने बल की राजा की मित्रता होती है। ध्यान दें, शक्तिशाली शत्रु से राजा की मित्रता होती है, अर्थात ये जो है ना यहाँ पर हीन बल आएगा, ये शत्रु से हीन बल राजा की मित्रता होती है, अर्थात हीन बल राजा को सुरक्षा प्राप्त होती है। शुक्र का मत है कि जब किसी शक्तिशाली राजा ने आक्रमण किया हो और उसके प्रतिकार का कोई उपाय भी नहीं हो, तो यह हीन बल राजा के अपने हित में होता है कि वह उस शक्तिशाली राजा को उपहार दे करके संधि कर ले, ठीक है बेटा। अब शुक्र ने संधियाँ के 2 मूल प्रकार बताए हैं, मैत्र संधि और उपहार संधि, ठीक है। अब शक्तिशाली शत्रु राजा उपहार संधि से संतुष्ट होता है, अतः शक्तिशाली राजा को उसकी शक्ति के अनुरूप उपहार देकर संधि की जानी चाहिए। उसे कन्या, भूमि, धन दे करके संधि की जा सकती है। और शुक्र ने संधि योग्य पात्र एवं कुपात्र राजाओं का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यथार्थवादी विचार पर जोर दिया है। हीन बल राजा शत्रु से सुरक्षा पाने के आसपास के सभी छोटे बड़े राजाओं से संधि कर लेनी चाहिए। तो ये संधि के बारे में इन्होंने व्यापक रूप में अपने विचार दिए हैं, तो इसके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है विग्रह। विग्रह का अर्थ है राजाओं के बीच शांति व सहयोग की नीति का अंत और आपसी तनाव एवं संघर्ष की स्थापना। आपसी तनाव और संघर्ष की स्थापना। और जब एक से अधिक राजा एक द्रव्य मतलब भूमि, धन आदि के लिए असमझौतावादी कामनाएं एवं आग्रह रखते हैं, तो उनमें कलह अर्थात वैर उत्पन्न होता है। तब विग्रह मतलब परस्पर अपकार की नीति अपनाई जाती है। तो सीधा सा अर्थ क्या होगा इसका, राजाओं के बीच शांति व सहयोग की नीति का अंत और आपसी तनाव एवं संघर्ष की स्थापना, ये विग्रह के अंतर्गत आ जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। बाकी यहाँ सारी बातें मैंने अच्छे से नोट कर दी हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये आप अपने नोट्स तैयार कर लेंगे। अब इसमें समझाने की ऐसी कोई बात नहीं है। संधि हो गया, विग्रह हो गया, तीसरा क्या है, यान या निर्गम। इसका मतलब क्या है, जब अपने इच्छित फल या हित की प्राप्ति के लिए शत्रु राजा का नाश आवश्यक होता है और इस उद्देश्य से उस पर आक्रमण किया जाता है, तो इसे यान कहते हैं। मतलब वास्तविक आक्रमण जो होता है वो यान कहलाता है, और आक्रमण ना करते हुए आक्रमण की स्थिति में रहना वो क्या कहलाता है, विग्रह। तो ये विग्रह से आगे की नीति है, ठीक है, तो नोट करें इसको। अब यहाँ शुक्र ने 5 प्रकार यान के बताए हैं, विग्रहयान, संध्यायान, संभायान, प्रसंज्ञान और उपेक्षायान। जब विजिगीषु राजा विग्रह का कारण बताकर शत्रु पर आक्रमण करता है तो उसे विग्रहयान कहा जाता है, ठीक है। अब नोट कर लेंगे इसकी व्याख्या। संध्यायान तब होता है जब विजिगीषु राजा अपने पाणी महाशत्रु अर्थात शत्रु का मित्र राजा संधि करने के बाद अपने शत्रु राजा पर आक्रमण करता है, ठीक है। और संभुयान के अंतर्गत विजिगीषु राजा अपने विश्वस्त व युद्ध निष्णात सामंतों के साथ मिलकर शत्रु राजा पर आक्रमण करता है। और प्रसंज्ञान का अर्थ है कि राजा किसी एक निश्चित शत्रु के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए गमन करता है, किंतु प्रसंगवश वह किसी अन्य शत्रु पर आक्रमण करता है, क्योंकि ऐसा करने से लाभपूर्ण प्रतीत होता है। और उपेक्षा या के अंतर्गत राजा शत्रु के विरुद्ध आक्रमण तो करता है, किंतु उससे
उल्टे हानि होने लगती है, तब वह शत्रु की उपेक्षा करके अपनी सेना को वापस बुला लेता है, क्योंकि ऐसा करना उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी होता है। तो ये जो है 4 प्रकार की ज्ञान बताए हैं। चौथा मंत्र है आसन। आसन का मतलब ये एक प्रकार से जो है चुपचाप बैठ जाना, तटस्थता की नीति अपनाना, आसन। नोट करें आसन। आसन का अर्थ है शत्रु राजा के प्रति उपेक्षा, तटस्थता एवं निष्क्रियता की नीति अपनाना या मानना। किंतु शुक्र ने आसन का अर्थ शत्रु राजा के किले या नगर की ऐसी प्रभावशाली व कष्टकारी सैन्य घेराबंदी माना है जो स्वयं की रक्षा करते हुए शत्रु को अपनी शर्तों पर समर्पण के लिए विवश करे। आसन द्वारा विजिगीषु राजा को शत्रु राजा की रासद पंक्ति को नष्ट कर देना और यंत्र युक्त अस्त्रों, तोप आदि के द्वारा शत्रु का भेदन करना चाहिए। और युद्ध सामग्री, भोजन सामग्री, ईंधन आदि की कमी होने पर शत्रु पक्ष में आंतरिक असंतोष उत्पन्न होता है और तब वह शत्रु राजा थोड़ी समय में अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और 5वां है आश्रय संश्रय। शुक्र के अनुसार जब किसी बलवान शत्रु द्वारा अपना राज्य नष्ट कर दिया जाए अथवा ऐसी पराजय का संकट आ जाए तो उस हीन बल राजा को अपनी रक्षा के लिए अत्यंत बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। मतलब यहाँ जो कमज़ोर शक्तिहीन राजा राज्य होता है उसको शक्तिशाली राजा की शरण ले लेनी चाहिए। और जब शक्तिशाली राजा की शरण ली जाती है तो इसको जो है संश्रय आश्रय की नीति कहा जा सकता है। जैसे आधुनिक संदर्भ में प्रसंग में कहें तो हम पाकिस्तान कभी अमेरिका की शरण में जाता है, कभी चीन की शरण में जाता है, तो ये संश्रय आश्रय की नीति कहलाता है। बाकी मैंने यह सारी बातें नोट कर दी हैं। और इसके बाद में 6ठा है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का शाब्दिक अर्थ है एक ही समय में 2 भावों का पाया जाना है। इसे शत्रु के प्रति दोहरी नीति भी कहा जाता है। द्वैधी भाव में कपट, छल एवं भ्रम का लक्षण पाया जाता है, अर्थात प्रकट रूप से जो कहा जाता है, दिखाया जाता है, उसे एकदम विपरीत आचरण गुप्त रूप में किया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान भारत के साथ अक्सर इस तरह की नीति का प्रयोग करता है। ठीक है, द्वैधी भाव, दोहरी नीति। अब ये हो गया आपका पहला पक्ष, मतलब सैद्धांतिक पक्ष कंप्लीट हो गया। आप दूसरा लेंगे परराष्ट्र संबंधों के संचालन के संस्थागत साधन, जिसके अंतर्गत हम 4 बातें लेंगे: दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सेना और युद्ध। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः अपने आप में स्पष्ट है। चलिए, शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन की दृष्टि से मुख्यतः 4 प्रमुख संस्थागत साधन बताए। संस्थागत व्यवहारिक पक्ष को संस्थागत पक्ष भी कहा जाता है। संस्थागत साधन बताएं जिसमें दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सेना और युद्ध की बात आती है। तो शुक्र नीतिसार ने दूत को मंत्री परिषद के 10 सदस्यों या प्रकृतियों में स्थान दिया है। ठीक है, शुक्र के अनुसार दूत को अन्यों की जो गुप्त भावनाओं एवं कार्यों को समझने वाला, उत्तम स्मरण शक्ति वाला एवं षड्गुण मंत्र मतलब संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, संश्रय का ज्ञाता हो, देश काल की स्थिति को समझने वाला होना चाहिए, भाषण कला में कुशल और निर्भीक स्वभाव वाला होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ नोट कर दी। शुक्र ने शत्रु एवं प्रजा के गुप्त व्यवहारों की जानकारी लिए गुप्तचर व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। ठीक है, गुप्तचर जैसा कि आजकल भी आधुनिक समय में गुप्तचर व्यवस्था होती है, रामायण महाभारत का आप उल्लेख पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ही गुप्तचर का उल्लेख किया गया है। और परराष्ट्र संबंध में तीसरा आता है सैन्य शक्ति का भी उल्लेख किया है। सेना व्यक्तियों, पशुओं आदि का समूह है जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। मतलब यहाँ शुक्र ने जो है इसकी परिभाषा दी है, सेना व्यक्तियों, पशुओं आदि का समूह जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होता है। सेना के रक्षण, शत्रु का नाश संभव होता है और कोष, राज्य व पराक्रम की वृद्धि होती है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने व्यापक रूप में चर्चा की है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद में शुक्र ने सभी राजा राज्यों के लोभी, ध्यान दें यहाँ, सभी राजा राज्य के लोभी होते हैं और इसलिए वे परस्पर शत्रु भी होते हैं। आज भी आप देख सकते हैं। तो उन्होंने राजा के 8 प्रमुख कर्तव्यों में राजस्व यज्ञ कराना, शत्रु मर्दन और अन्य राजाओं कर देना वाला बनाना बताया है। और ये सभी कर्तव्य राजा के लिए युद्ध के महत्व एवं अनिवार्यता को प्रकट करते हैं। इसके बाद में जो है शुक्र का मत है कि जब नीति के विभिन्न उपाय मतलब साम, दान, भेद तथा षड्गुण मंत्र के विभिन्न अंग, संधि, विग्रह, आसन, द्वैधिभाव आदि सफल नहीं होते हैं, मतलब नीति के उपाय साम, दाम, भेद, इससे सफलता नहीं मिलती है ना। और षड्गुण मंत्र में संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, संश्रय में सफलता नहीं मिलती है, तो अंतिम साधन के रूप में युद्ध की नीति को सहारा लिया जाना चाहिए। मतलब अंतिम रूप में युद्ध नीति को अपनाए। जब साम, दाम, भेद नीति विफल होगी और जो षड्गुण मंत्र हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, संश्रय, ये भी विफल होगी, तो अंत में जो है युद्ध का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बात शुक्र ने स्पष्ट रूप में कही है। ठीक है, इसके बाद में जो है शुक्र ने
युद्ध में नैतिक नियमों के पालन में उल्लंघन के आधार पर दो प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया है, धर्म युद्ध और कूट युद्ध। ये नोट करेंगे। शुक्र ने धर्म युद्ध के नैतिक नियमों का विवरण दिया है, किंतु उन्होंने मनु की तरह कूट युद्ध और धर्म युद्ध की श्रेष्ठता का समर्थन नहीं किया है। क्या? कूट युद्ध पर धर्म युद्ध की श्रेष्ठता का समर्थन नहीं किया है। शुक्र का मत है कि धर्म युद्ध अथवा कूट युद्ध जिससे भी शत्रु का विनाश हो वही उचित है, जबकि मनु ने धर्म युद्ध की बात की है। तो शुक्र ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए धर्म युद्ध पर कूट युद्ध को वरीयता दी है, धर्म युद्ध पर कूट युद्ध को वरीयता दी है, जबकि मनु ने धर्म युद्ध को वरीयता दी है। और इसके बाद में यहाँ ले लेंगे हम पराजित पक्ष के प्रति व्यवहारिक जो है अगली बात होगी। तो शुक्र ने युद्ध में पराजित पक्ष अर्थात पराजित राजा, राज परिवार, अधिकारी वर्ग तथा प्रजा के प्रति विजेता राजा के व्यवहार के बारे में विचार किया। उन्होंने विजेता राजा और पराजित राजा के प्रति व्यवहार के अनेक विकल्प रखे हैं। विजेता राजा को पराजित राजा से कर अथवा जो है उसके राज्य की भूमि का एक अंश प्राप्त कर लेना चाहिए। विजेता राजा पराजित राजा के संपूर्ण राज्य का भी हरण कर लेता है। इसके बारे में उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं, आप इन सबको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो विजेता राजा को जीते गए राज्य में स्वेच्छाचारी ढंग से शासन नहीं करना चाहिए, ये बात भी इन्होंने कही। मनमाना आचरण नहीं किया जाना चाहिए। और अंत में विजेता राजा को पराजित राज्य की प्रजा के प्रति अत्यंत उदार नीति अपनानी चाहिए, उसकी पुत्रवत रक्षा करते हुए उसे प्रसन्न रखना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये कितनी मर्यादा युक्त बात जो है शुक्र ने बताई है कि जो विजेता राजा होता है वो पराजित राज्य के प्रति या पराजित राज्य की प्रजा के प्रति अत्यंत उदार नीति अपनाए और उसकी पुत्रवत रक्षा करे और उनको प्रसन्न रखे और उसे अपना बना लेना चाहिए। और वस्तुतः शुक्र के इस विवरण में यह भाव निहित है कि पराजित राज्य की प्रजा एवं समाज की धार्मिक, नैतिक व सामाजिक मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए और प्रजा का पालन भी किया जाना चाहिए। यहाँ पर शुक्र ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, जिसका पालन आधुनिक समय में यदि किया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि वह राज्य वास्तविक रूप में पूरी दुनिया के ऊपर अच्छे से शासन कर सकता है। विश्व जनमत की नज़रों में वह राज्य एक सभ्य से भी सभ्य राष्ट्र राज्य हो सकता है। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि शुक्र ने परराष्ट्र संबंध के बारे में जो अपने विचार दिए हैं वो वास्तविक रूप में व्यवहारिक हैं, काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक हैं, यथार्थवादी हैं। और आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समय में किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा जब अपनी विदेश नीति तय की जाती है तो किसी न किसी रूप में शुक्र ने जो ये परराष्ट्र संबंधों के दो पक्ष बताए, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, तो सैद्धांतिक पक्ष में जो 3 बातें बताई हैं, व्यवहारिक पक्ष में जो 4 बातें बताई हैं, आधुनिक समय में किसी न किसी रूप में सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा अपनी विदेश नीति तय करते समय, चूँकि विदेश नीति का लक्ष्य आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो लक्ष्य होता है वो राष्ट्रहित होता है, राष्ट्रहित होता है। तो सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का ही प्रयास करते हैं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास करते समय इन मंत्रों का, इन नीतियों का, इन सिद्धांतों का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनु, कौटिल्य और शुक्र का जो परराष्ट्र संबंध संबंधी विचार हैं वो नितांत यथार्थवादी हैं। ये हो गया आपका शुक्र के परराष्ट्र या अंतर्राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संबंध संबंधी सिद्धांत या विचार। मुझे विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।